सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग अपने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको नेक्स्ट 5 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसको कहते हैं। देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। बेसिकली ऐसी सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि मैनेजर्स को हेल्प करती है उनके बिहेवियर को इंप्रूव करने में और डिसीजन मेकिंग को अच्छा करती है ताकि वो अच्छा डिसीजन ले सकें, जिससे कि कंपनी का सेल्स बढ़े, आउटपुट बढ़े। बात करते हैं इसका फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स का। इसका सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकती है, चाहे वो बिग फर्म हो, चाहे स्मॉल फर्म हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो। उसके बाद आता है जनरल गाइडलाइंस। ये जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये एज ए गाइडलाइन काम करते हैं, एज ए रेडीमेड सोल्यूशन नहीं काम करेंगे, हमेशा गाइडलाइन की तरह गाइड करेंगे। उसके बाद आता है फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं ये ओवरनाइट नहीं डेवलप किए गए, इनको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद ही बनाया गया है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल। ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया जा सकता है उसको ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आता है मेनली बिहेवियरल। इसको मेनली इसलिए बनाया गया है कि जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे ताकि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सके। उसके बाद आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में बताया गया है कि अगर आप जैसे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको अप्लाई करोगे तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, क्या इफेक्ट निकल के आएगा। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। इसके सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये एक तरह से मैनेजर्स की नॉलेज बढ़ाते हैं, जिससे कि मैनेजर्स को उनके पास्ट मिस्टेक्स का पता चलता है, जिससे वो फ्यूचर में कोई भी गलती नहीं करते हैं। उसके बाद आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये एक तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं ताकि उनका कोई भी वेस्टेज ना होने पाए ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आता है साइंटिफिक डिसीजन। अब देखो, मैनेजर्स को डे टू डे लाइफ में मल्टीपल डिसीजंस लेने होते हैं, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि है हेल्प करते हैं मैनेजर्स को अच्छा डिसीजन लेने में, साइंटिफिक डिसीजन लेने में। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजर्स को हेल्प करते हैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाने में। उसके बाद आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। अब जितने भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं कि उस चेंज को हम लोग अपने बिजनेस में कैसे अडॉप्ट करें। उसके बाद आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए कि उसमें सोसाइटी का भी एक तरह से बेनिफिट हो सके। ये कैसे होगा? एम्प्लॉयज़ हैं जिनको एक तरह से अच्छी सैलरी देके इको फ्रेंडली मेथड का प्रोडक्शन करके एंड ऑल। गाइस, सबसे पहला जो हम लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है वो फ्योल के द्वारा दिया गया था। इनका पूरा नाम है हेनरी फ्योल और ये फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के नाम से फेमस थे। और ये इनका बॉर्न एक तरह से तुर्की में हुआ था 1841 में। और ये एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एक कंपनी में पोस्ट थे जो कि उस कंपनी की एक टाइम पे इंसॉल्वेंसी की कंडीशन आ गई थी, पर इन्होंने अपनी मैनेजरियल स्किल, टेक्निक्स और प्रिंसिपल को अप्लाई करके उस कंपनी को दोबारा से एक अच्छी पोजीशन पे ला दिया था। बात करते हैं इनके सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें ये बताया गया है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम है उनको स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करना और एक इंडिविजुअल को एक ही काम देना उसके एबिलिटी और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ताकि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल सके। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ये बताया गया कि एक इंडिविजुअल को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना, उसको अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी देना ताकि उसका काम करने में मन लगा रहे। उसके बाद डिसिप्लिन में ये बताया गया है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के द्वारा, दोनों के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। यूनिटी ऑफ कमांड में ये बताया गया कि एक टाइम पे एक सुपीरियर एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देगा और वो सबॉर्डिनेट उसी को आंसरेबल रहेगा एक टाइम पे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये बताया गया कि एक हेड एक प्लान होगा फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, जिससे कि सारे एम्प्लॉयज़ एक कॉमन गोल के लिए काम करेंगे। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पहले देंगे हम लोग, देन इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स में ये बताया गया है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ उनको एक फेयर रिम्यूनरेशन देना ताकि वो मोटिवेटेड फील करें और एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सकें। उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर देना और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब थोड़ी थोड़ी पावर्स में डिवाइड कर देना। तो फ्योम ने ये बताया था कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए ताकि एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना रहे एम्प्लॉयज़ के बीच में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। एक तरह से ये फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉय कह सकते हैं। उसको उसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है गैंग प्लान। इसमें ये बताया गया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सेम जो इक्वल रैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि डिसीजन लेने में कोई भी डिले ना हो। उसके बाद आ गया है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर में ये बताया गया है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना और राइट प्लेस को राइट प्लेस पे राइट थिंग को रखना। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में ये बताया गया है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सभी को इक्वली ट्रीट करना। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल में ये बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट देना, मतलब कि उसको ये फील कराना कि वो इस कंपनी में सेफ रहे लंबे समय के लिए ताकि उसका काम करने में मन लगा रहे। उसके बाद आता है इनिशिएटिव, मतलब कि उस एम्प्लॉयज़ को भी एक तरह से डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना ताकि वो एक तरह से मोटिवेटेड फील करे और अपने आप को थोड़ा सुपीरियर माने। उसके बाद आता है एस्पिरिट द कॉर्प्स, मतलब कि एक तरह से टीम स्पिरिट में काम करना, आई वर्ड को रिप्लेस करना वी से, मतलब कि सब साथ में मिल के काम करना। अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसको दिया था FW टेलर ने, मतलब कि फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जिनका बॉर्न हुआ था 1856 में USA में, और इन्होंने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था मैनेजमेंट साइंस में। आप जानते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट आखिर कहते किसको? साइंटिफिक मैनेजमेंट उसे कहते हैं जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मैन, मशीनरी
और एक तरह से हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक अप्रोच जब की जाए, सोच समझ के की जाए, उसी को बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में सबसे पहला आता है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका यहाँ पे डब्ल्यू टेलर ने ये कहा था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस तरह से उनके परफॉर्मेंस को मेजर करना कि उनका एक्चुअल वर्क डन को नज़र रखते हुए मेजर करना, ना कि उनके इंट्यूशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यहाँ पे डब्ल्यू टेलर ने ये कहा था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में कि जो वर्कर्स हैं और जो एक तरह से एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे को इंडिस्पेंसेबल कंसिडर करें, मतलब कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझे। और ये तब होगा जब दोनों का एटीट्यूड एक दूसरे के टुवर्ड्स चेंज होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। और टेलर ने ऐसी सिचुएशन को मेंटल एवोल्यूशन बोला था। उसके बाद आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये इसी का एक्सटेंशन है। यहाँ पे ये बताया था कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे टेलर ने ये कहा था कि कोई भी एम्प्लॉयज़ है उसका एक तरह से उसकी केयर उसके सिलेक्शन के बाद ही से चालू हो जाना चाहिए। उसको एक अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसको ऐसा जॉब देना चाहिए जो उसके एबिलिटी और क्वालिफिकेशन के से मैच करे। गाइस, अगला टॉपिक है हमारा साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। टेलर ने 5 साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी, जिसमें वैसे सबसे पहला है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। यहाँ पे टेलर ने किया गया था कि जितने भी हमारे वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया था और एक इंडिविजुअल को एक ही काम दिया था उसके एबिलिटी और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि वो ओवर द टाइम फिर एक्सपर्टीज बन जाएगा और जहाँ पे स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे टेलर ने 2 डिपार्टमेंट बनाया था, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले इसने बनाया था रूट क्लर्क। रूट क्लर्क बेसिकली इसका काम ये होता था कि एक काम सीक्वेंस में होगा, रूट क्लर्क ये बताता था। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम ये था, एक जॉब के अकॉर्डिंग एक जॉब के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए होती थी वो ये लिखता था पेपर में और गैंग बॉस को हैंड ओवर करता था। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम ये था कि काम कब शुरू होगा और काम कब खत्म होगा, ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताता था। उसके बाद है डिसिप्लिन ऑफिसर, ये मेक श्योर करता था कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हैं वो एक डिसिप्लिन मैनर में परफॉर्म हो रहा है या फिर नहीं। दूसरा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहला था गैंग बॉस। अब गैंग बॉस जैसे कि मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट का जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं में से एक को चूज़ करता था और एक को लीडर बना देता था, उसी को हम लोग बोलते थे गैंग बॉस। इसका काम ये होता था, जैसे मान लो कोई भी सेल्स डिपार्टमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो उसको ओवरसी करता था। और स्पीड बॉस का काम ये होता था कि ये मेक श्योर करना कि जितने भी हमारे टास्क हैं वो एक एक्सपेक्टेड स्पीड में परफॉर्म हो रहे हैं या फिर नहीं। रिपेयर बॉस का काम ये होता था कि जितनी भी हमारी मशीनरीज हैं उन पर चेक रखना कि सब अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं या फिर नहीं। इंस्पेक्टर का काम ये होता था कि जितने भी हमारे एक्चुअल जो गुड्स निकल के आए प्रोड्यूस होके उसको प्लान्ड गुड्स से मेज़र करना और देखना कि कोई डिफरेंस तो नहीं है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे बेसिकली हम लोग गुड्स का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं। ये होता कैसे, जब हम लोग मैन मशीनरी और ये सब इस अच्छा चूज़ करते हैं तभी होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में बेसिकली जितने भी हमारे अननेसेसरी साइज और टाइप्स होते हैं उसको हटा देना ताकि लेबर कॉस्ट हमारी कम हो जाए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाए। वर्क स्टडी यहाँ पे बताया गया है फटीग स्टडी के बारे में। फटीग स्टडी सबसे पहला एक तरह से इसका पार्ट है जिसमें ये बताया गया है कि एक काम को करने में कितना रेस्ट चाहिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉय को। उसके बाद मेथड स्टडी, ये ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग जो सबसे अच्छा तरीका होता है काम करने का उसको पता लगाते हैं। टाइम स्टडी में ये बताया गया है कि एक एम्प्लॉय को कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने में और ये कैसे डिटरमाइन होता है। जैसे कि मान लो एक कोई काम है उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से परफॉर्म करवाया जाता है और उन सभी के द्वारा एवरेज टाइम टेकन जो निकल के आता है उसी को टाइम टेकन का फिर वो दे दिया जाता है। मोशन स्टडी में ये ऐसी टेक्निक है जहाँ पे जो मोशन रिक्वायर्ड है टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसका एक तरह से फाइंडिंग होती है ताकि अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिड्यूस किया जा सके। और डिफरेंशियल बेस्ड सिस्टम आता है हमारा चौथा टेक्निक जिसमें ये बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ को उनके एक्चुअल वर्क डन के बेसिस पे पे किया जाए, ना कि उनके टाइम स्पेंड के अकॉर्डिंग। मेंटल एवोल्यूशन पांचवी टेक्निक है जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं सुपीरियर्स हैं उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना ताकि वो एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसिबल समझें। और ऐसे सिचुएशन को टेलर ने बताया है मेंटल एवोल्यूशन। ये अभी हम लोगों ने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में भी पढ़ा हुआ था।